किसी दूसरे की गलती को अपना सही बनाकर बेचने को ही धंधा करना कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं पूरे भारत के पेमेंट इकोसिस्टम को रीडिफाइन करने वाले स्टार्टअप भारत पे के बारे में। सभी को पता है कि भारत पे के को फाउंडर और एमडी शार्क टैंक के मोस्ट फेमस और मोस्ट एग्रेसिव शार्क अश्लील ग्रोवर है, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इस भारत पे की नींव शुरुआत में किसने रखी थी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कैसे भारत में मौजूद अपने सारे कॉम्पिटिटर को, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, इवन बड़े बड़े बैंकों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है और आने वाले में वो इवन इंडियन बैंकों को चैलेंज कर सकता है। तो भारत पे की कंप्लीट केस स्टडी, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और इनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये वीडियो उनको भी सजेस्ट करते हैं जिनको इसकी जरूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है महज 19 साल के यंग एंटरप्रेन्योर शाश्वत नागरानी से, जो कि जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे आईआईटी दिल्ली के अंदर, तो अपने कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने अपना एक स्टार्टअप खोला था जिसका नाम था bookmyhaircut.com। अब नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया जहाँ पे हेयर कटिंग होती है उसके लिए बुकिंग करवाना इस प्लेटफॉर्म का काम था। पर इस दौरान शाश्वत ने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा लूपहोल देखा, एक ऑर्डिनरी सा प्रॉब्लम देखा, जो कि प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे थे लेकिन भैया कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा था। इन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर कई सारे छोटे छोटे मर्चेंट ऐसे हैं, कई सारे किराने वाले ऐसे हैं जो कि डिजिटल पेमेंट से अवेयर तो हैं, लेकिन जब कोई भी कस्टमर उनके पास आता है कोई सामान लेने के लिए और वो डिजिटली पेमेंट करता है तो भैया उसके लिए अलग अलग टाइप के क्यूआर रखने पड़ते हैं, साथ ही पर ट्रांजेक्शन के लिए उनको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। और इसी बड़े लूपहोल को देखते हुए शाश्वत नागरानी ने डिसाइड किया कि हमें इस पे काम करना चाहिए और मर्चेंट्स जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उसके लिए एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। साल 2018 में आईआईटी दिल्ली के अंदर एक टेक इवेंट चल रहा था जहां पे शाश्वत ने अपने इस यूनिक आइडिया का जिक्र अश्लील ग्रोवर से किया। अश्लील ग्रोवर भी भैया आईआईटी दिल्ली से पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ उन्होंने आईआईएम से एमबीए भी किया हुआ है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करें तो अश्लील ग्रोवर वहां के पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू किया था, वो शुरू किया था कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर जिसका नाम अब ब्रेकिट हो चुका है, उस स्टार्टअप को भी ग्रोथ तक ले जाने में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद ये पीसी ज्वेलर्स भी ज्वाइन करते हैं जो कि D2C ब्रांड है ज्वेलरी की, वहां पे भी इन्होंने काफी अच्छा समय दिया, काफी एक्सपीरियंस वहां पे भी गेन किया और आज तो आप इनको देखते हो कि शार्क टैंक इंडिया के एक जज के रूप में। जब शाश्वत ने ये आइडिया अश्लील को बताया तो अश्लील को भी समझ में आ गया कि ये जो प्रोडक्ट है इसका काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर और कोई भी कंपनी इस पर काम नहीं कर रही है। तो देखा है तो अश्लील ने अपना एग्जीक्यूशन स्किल्स और स्ट्रेटजी लाया, साथ ही शाश्वत ने अपना टेक स्किल्स लाया और दोनों ने मिलाकर काफी अच्छा मार्केट रिसर्च किया और मार्च 2018 में अपना भारत पे को लॉन्च किया। इनका फोकस एकदम शुरुआत से ही क्लियर था कि हमें सिर्फ छोटी छोटी मर्चेंट्स और एसएमईज को टारगेट करना है, उन्हीं को पार्टनरशिप बनाना है अपना और उन्हीं के लिए काम करना है। सबसे पहले इनकी 8 लोगों की टीम बनी, जहां पर सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि 1000 मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करवाया, जिसमें कि अश्लील ग्रोवर ने हरियाणा के गलारिया मार्केट और नेहरू प्लेस दिल्ली के ऊपर से बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं उसको उससे साइन अप करवाया। साथ ही शाश्वत ने भी बेंगलुरु जाकर के वहां से भी कई सारे छोटे छोटे मर्चेंट्स को लाया और अपने प्लेटफॉर्म पे उनको ऑनबोर्ड करवाया। मतलब कि सारी टीम ने मिलकर एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करी और जब ताबड़तोड़ मेहनत होगी तो उसका रिजल्ट भी लाजवाब ही आएगा। अभी रिसेंटली आईआईएफएल हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की रिपोर्ट जो आई थी उसमें टॉप यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में शाश्वत नागरानी का टॉप पे नाम आया है, जिनका नेटवर्थ अभी हो चुका है 1000 करोड़ का। दूसरी तरफ शार्क टैंक इंडिया के अश्लील ग्रोवर का भी आज नेटवर्थ 700 करोड़ के पार का पहुंच चुका है। तो आखिर इन दोनों आईआईटी एलुमनाई ने ऐसे क्या स्ट्रेटजी अपनाया जिसके कारण आज भारत पे का भी जो वैल्यूएशन हो चुका है वो $3 बिलियन क्रॉस कर चुका है, मतलब उसका वैल्यूएशन 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आखिर उन्होंने ऐसे क्या स्ट्रेटजी अपनाया? सबसे पहले इनका स्ट्रेटजी डिसरप्ट द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग फ्री सॉल्यूशन। अब मार्केट के अंदर जो भी पहले डिजिटल पेमेंट्स के ऐप थे, जैसे कि सबसे फेमस कौन था, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब क्या करते थे कि मर्चेंट्स को अपने ऊपर ऑनबोर्ड करके उन्हें क्यूआर प्रोवाइड करते थे और पर ट्रांजेक्शन के लिए उनसे फी चार्ज करते थे। साथ ही जो एंड कंज्यूमर है जो कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा उसको कैशबैक ऑफर देते थे। मतलब कि इनका जो पूरा मॉडल था वो एंड कंज्यूमर सेंट्रिक था, ना कि मर्चेंट सेंट्रिक, जो कि कस्टमर था इनका। अब भारत पे ने यही पर बाजी मारी, उनका जो कस्टमर है और कंज्यूमर है वो एक ही है, वो है मर्चेंट्स। मतलब इनका जो टोटली फोकस है वो सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर है, ना कि एंड कंज्यूमर जो कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है। भारत पे ने इनिशियली दो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उसी को सॉल्व करने के ऊपर काम किया। सबसे पहला था ट्रांजैक्शन फी के ऊपर। अब कोई भी कस्टमर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके जब पेमेंट करता है तो उसको कोई भी पेमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं, साथ ही उनको उल्टा कैशबैक ऑफर से मिलता है। लेकिन वही मर्चेंट्स को पर ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता है जो कि 1 से 2% का होता है। तो यहाँ पे मर्चेंट ही मार खाते हैं। तो भारत पे ने क्या किया कि इसको कंप्लीटली फ्री कर दिया, आपको जितना ट्रांजैक्शन करना है करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई आपको ट्रांजैक्शन फी चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम था इंटर ऑपरेबल क्यूआर। अब मार्केट के अंदर कई सारे कस्टमर्स हैं, साथ ही 150 से ज्यादा यूपीआई एप्स हैं।
अब दुकानदार क्या करता है कि जब भी कोई भी कस्टमर एक क्यूआर कोड स्कैन करने आता है फोन पे का, तो उसके बाद है पेटीएम का, तो वो तो कर सकता नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था कि फोन पे का अलग, पेटीएम का अलग, गूगल पे का अलग, व्हाट्सएप का अलग, मतलब कि सबके लिए अलग अलग क्यूआर रखने पड़ते थे ताकि हमारा कोई भी कस्टमर घूम के ना जा सके। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की भी ये कॉलिंग थी कि एक ऐसा यूनिक क्यूआर होना ही चाहिए जो कि सारे यूपीआई ऐप से पेमेंट रिसीव कर सके, और इसी चीज को मार्केट के अंदर सबसे पहले लॉन्च किया गया भारत पे के द्वारा। दूसरा इनका स्ट्रेटजी है बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मर्चेंट्स। इन्होंने मार्केट के अंदर सीधा बोल दिया कि भैया आप मर्चेंट हो तो भारत पे सिर्फ आपके लिए ही है। इन्होंने मर्चेंट के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स लेके आए, बोलते तो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स ही लॉन्च कर दिए। सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि ट्रांजेक्शन जो फी लगते थे उसको हटा दिया। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया इंटरऑपरेबल क्यूआर। तीसरा इन्होंने प्रोडक्ट लाया था वो था 12% का क्लब, जिसके अंदर जो भी मर्चेंट्स है वो भारत पे का क्यूआर जरूर यूज करते हैं। उसी क्यूआर से वो जितना ट्रांजेक्शन करवा पाते हैं उसी की बेसिस पे उनको अप टू 7 लाख तक का लोन मिल सकता है, जो कि 3 महीने से 15 महीने तक का होगा। इसमें कोई भी आपको प्रोसेसिंग फी नहीं लगने हैं, साथ ही बिना कोलेटरल का ये लोन मिलेगा, मतलब कि आपको कुछ जमीन वगैरह, कागज वगैरह या फिर कोई अपना कुछ गिरवी, कुछ एसेट्स वगैरह गिरवी कुछ नहीं देना है, बिना कोलेटरल का कोई पूरा लोन मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जैसा इसका नाम है 12% क्लब, ये मर्चेंट्स को जो भी लोन देते हैं उस पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो कि मार्केट के कंपेयर में काफी कॉम्पिटेटिव प्राइस के ऊपर है। इन्होंने शुरुआत में मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यही बोल के जोड़ा ही था कि भैया अगर आप हमारे क्यूआर से 1000 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि आप सोच के देखो कि जहां पे कोई भी बैंक है छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे जो किराने वाले स्टोर होते हैं उनको लोन देने के लिए काफी ज्यादा आनाकानी करते हैं, वहां भारत पे आकर के उन्हीं मर्चेंट्स की मदद कर रहा है। साथ ही 12% क्लब का एक और बेनिफिट ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जैसे कि मैं या आप या फिर कोई मर्चेंट भी है, तो वो अपने सेविंग्स के ऊपर अगर ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहता है तो वो 12% क्लब के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, जहां पे उसको 12% का फिक्स रिटर्न मिलने वाला है। मतलब कि बैंक के ऊपर आपको कितना मिलता है, सेविंग बैंक के ऊपर आपको मिलता होगा 2%, 3%, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है भारत पे कि आप 12% क्लब के ऊपर इन्वेस्ट करो, आपको 12% का इंटरेस्ट रेट एकदम फिक्स मिलने वाला है। अगला इनका प्रोडक्ट है वो है भारत स्वाइप, जो कि पीओएस मशीन है, जिसे आप कार्ड वगैरह स्वाइप करते हो ना, वही वाला। तो यहाँ पे भारत में क्या बोलता है कि आपको इस स्वाइप मशीन को रखना ही चाहिए, आपको इसके लिए कोई भी ट्रांजेक्शन फी चार्ज नहीं किया जाएगा, साथ ही कोई मंथली रेंटल्स भी नहीं लगेंगे आपको इसके लिए। वहीं अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ट्रांजेक्शन फी इस पे चार्ज करता है, जो कि होता है 0.5 से 2% के अराउंड। और कई सारे पीओएस मशीन की जो कंपनीज होती है वो तो मंथली रेंटल्स भी चार्ज करती है मर्चेंट से, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए, और ट्रांजेक्शन फी तो अलग से चार्ज करती है। लेकिन भारत पे ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही देता है। लेकिन हाँ, भारत पे क्या करता है कि सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ मनी लेता है, सिर्फ इनिशियली के तौर पे, बाकी फिर बाद में कोई मंथली चार्ज नहीं लगेंगे, कोई ट्रांजेक्शन फी चार्ज नहीं लगते हैं। अगला इनका प्रोडक्ट है वो है एक्स्ट्रा इनकम कार्ड, जिसका नाम अब बदल के हो गया भारत पे कार्ड। ये भारत का सबसे पहला क्रेडिट कम डेबिट कार्ड है, जहां पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी शॉपिंग करोगे इस कार्ड के द्वारा वहां पे आपको 1% का गारंटेड कैशबैक मिलता ही है। साथ ही साथ आपको इसी भारत पे कार्ड के द्वारा 1 लाख तक का क्रेडिट लोन भी मिल जाता है, जो कि 30 दिन तक इंटरेस्ट फ्री रहता है। इसमें कोई भी एनुअल फी भी चार्ज नहीं होता है। और अगर आप भी मेरी तरह के इंडिविजुअल यूजर हो जो कि भारत पे का ऐप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उसको यूज तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ कई सारे तरह के जो बिल पेमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे आप इस सारे फीचर्स का भी लुत्फ उठा सकते हो, मतलब कि सारे जो बिल पेमेंट्स होते हैं वो इस ऐप से आप कर सकते हो। तो आपके मन में यहाँ एक सवाल जरूरी आना चाहिए कि भैया ये इतनी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो भारत पे खुद कैसे पैसा कमाती है? ऐसा तो नहीं है कि सारे पैसे लुटाते जा रहे हैं मर्चेंट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो ये खुद पैसा कहां से कमा रहे हैं? तो इनका बिजनेस मॉडल एकदम क्लियर है कि मार्केट के अंदर जो कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा है उसको सर्विसेज को हम दे रहे हैं तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे, लेकिन उसके ऊपर जब एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, एडिशनल जो प्रोडक्ट दे रहे हैं हम उसके ऊपर चार्ज करेंगे। मतलब ये क्या करते हैं कि जो पेमेंट प्रोसेसिंग जो फी है उससे चार्ज नहीं करते हैं, ये क्या चार्ज करते हैं लोन फी के ऊपर। तो जब कोई भी मर्चेंट भारत पे जुड़ता है तो उस मर्चेंट का पूरा पेमेंट ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री का डाटा भैया भारत पे अकाउंट से अवेलेबल रहता है, और भारत पे उसी डाटा को पूरा एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि उस मर्चेंट को, उस पर्टिकुलर मर्चेंट को हम कितना तक का लोन दे सकते हैं। इनका जो टोटल अमाउंट है लोन को लेकर के वो 20,000 से लेकर के 7 लाख तक, और ये पूरा लोन आपको मंथली इंटरेस्ट रेट 2% इंटरेस्ट रेट पे इस लोन को मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि भैया अगर कोई मर्चेंट है इस लोन को लेकर भाग गया तो ये भारत पे वाले उस लोन को रिकवरी कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भारत पे क्या करता है कि जो भी मर्चेंट्स डेली पेमेंट्स ले रहे हैं उसी से अपना ईएमआई काट लेता है लोन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका लोन रिकवरी काफी आसानी से हो जाता है, मतलब कि ज्यादा पैसा इनका डूबता नहीं, आ जाता है। आज तक इन्होंने रिकॉर्ड भी किया है कि 96% तक इनका रिकवरी रेट है लोन का। मतलब कि आप सोच के देखो कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और कितना एक्सक्लूसिव सर्विसेज है। नहीं तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत पे की उस यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिससे इनको इतना तेज ग्रोथ मिला। इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि अपने ब्रांड के अवेयरनेस को फैलाने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सलमान खान को। तो सलमान खान को बनाया तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन इनके ऊपर आया। फिर इन्होंने देखा कि हमारा जो टारगेट कस्टमर है कौन है, वो है गल्ले के दुकानदार। तो गल्ले के दुकानदार भैया एक्टर को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो पसंद करते हैं क्रिकेट की दुनिया को।
आज ही आप देखते हो कि भारत के अंदर लोग एक्टर्स को कम और जो क्रिकेटर्स होते हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि 11 क्रिकेटर स्टार्स को जो इंडियन प्लेयर टीम के हैं उनको लेकर आए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जहाँ सारे क्रिकेटर्स के साथ मिलकर के इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था भारत पे। भारत पे का क्लियर मैसेज था कि हम हैं भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। उसके बाद इनका एक और कैंपेन था कि भारत पे लगाओ धंधा बढ़ाओ। उसके बाद एक और कैंपेन था इनका कि एक भारत एक क्यूआर। फिर एक और कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था कि दे देना आराम से। ये जो कैंपेन था दे देना आराम से, वो इनकी एक अलग प्रोडक्ट के ऊपर था जो कि था पोस्ट पे। इनका एक प्रोडक्ट था पोस्ट पे जो कि बाय नाउ पे लेटर मॉडल के ऊपर काम करता है। मतलब कि इन्होंने अपने हर कैंपेन को एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली मूव दिया जिससे हर लोग आकर्षित हो सके, इनके टारगेट कंज्यूमर को ये टारगेट आसानी से कर सके। इनका जो कीवर्ड इन्होंने चुना, जैसे कि इनका एक कीवर्ड हम लेते हैं तो भारत पे लगाओ धंधा बढ़ाओ। धंधा कौन बोलता है आज के टाइम पे? तो वही पुराने जो गल्ले के दुकानदार होते हैं उसी इस वर्ड को यूज करते हैं। मतलब एक कीवर्ड जो इन्होंने चुना अपने कैंपेन के लिए वो भी काफी स्ट्रेटेजिकली चुना। और आज भारत पे अपने एक्सक्लूसिव सर्विसेज के कारण और इसी यूनिक स्ट्रेटेजी के कारण ही आज पूरे भारत की फिनटेक इंडस्ट्री का नया नाम बनते जा रहा है। आज इनका जो डायरेक्ट टक्कर है वो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से भी आगे निकल चुका है। इनका कहना है अगले 20 साल में बैंकिंग कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे जाने वाली है। जो पिछले 20 साल पुराने बैंकर हैं उनको कोई हवा नहीं है टेक्नोलॉजी की। मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा बैंकर बनना है। आज सिर्फ भारत पे के ऊपर से ही 50 लाख ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं। साथ ही 1 लाख करोड़ तक का जो पेमेंट होता है एनुअली अपने सिस्टम से होकर गुजारते हैं। साथ ही 3000 करोड़ तक का जो पूरा लोन है वो इन्होंने मर्चेंट्स और छोटे छोटे किराने वालों को दिया हुआ है। अब जब कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर इतनी तेजी से ग्रो करती है तो कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं इसको रोकने के लिए। साथ ही साथ इतनी सारी फ्री सर्विसेज देने के लिए उनको फंडिंग की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। अब इनके पास अच्छी खासी फंडिंग थी नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि आज तक ये कंपनी इन्वेस्टर्स के फंडिंग के ऊपर रिलायबल है। आज तक इन्होंने $700 मिलियन से भी ज्यादा तक का फंडिंग रेज कर लिया है। अब ऑब्स्टेकल्स की बात करें जो कि इनके सामने आई थी वो था फोन पे से रिलेटेड। अब जब भारत पे मार्केट के अंदर इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी तो ये बात फोन पे वाले को पची ही नहीं। उन्होंने क्या करा कि इसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजिकली इस पे 2 बार केस भी ठोक चुका है। उसका जो केस का रीजन था वो यही था कि फोन पे के वर्ड में देखोगे तो आप लास्ट में पी पे वर्ड आता है, साथ ही भारत पे के अंदर भी पी पे वर्ड आता है। तो इन्होंने क्या बोला फोन पे वालों ने कोर्ट के अंदर कि भैया इन्होंने हमारा देखा से कि इस पे वर्ड को यूज किया है जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्रांड है वो अफेक्ट हो रहा है, इससे हमारा उनको नुकसान हो रहा है। अब कोर्ट वालों ने बोला कि ये जो पे वर्ड है वो एक हिंदी वर्ड है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर लगता है पी वाई पे वर्ड के। मतलब कि पी को भी प्रोनाउंस करो तो पे आएगा और पी वाई को भी प्रोनाउंस करो तो पे ही बोला जाएगा। लेकिन फोन पे वालों ने भैया इस पे कोई स्पेशली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पे वर्ड पे कोई स्पेशली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, साथ ही इसमें कोई स्पेशली मार्केटिंग भी नहीं करी है कि जिससे लगे कि फोन पे का जो ये पे वर्ड है वो इन्हीं से रिलेटेड ही है। और इसीलिए दोनों हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और वो जो दलित थी वो भारत पे के पक्ष में आ गई और यहाँ भारत पे की जीत हो गई। लेकिन भारत पे का असली मोरालिटी तब बूस्ट हुआ जब गूगल ने इसको ऑफर किया $50 मिलियन का। उस समय से भारत पे की जो वैल्यूएशन थी वो मात्र $30 मिलियन की थी इनको, लेकिन जो ऑफर मिला था वो था $50 मिलियन। तब इनको समझ में आया कि जब मुझे गूगल जैसे इतना बड़ा जायंट हमको इतनी ज्यादा ऑफर कर रहा है तो जरूर उसने हमें कोई ऐसा पोटेंशियल देखा होगा। तो जब गूगल हमें इतना पोटेंशियल देख सकता है तो हम खुद में इतना विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं। और आज यही हुआ भी, उस ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट किया और आज भारत पे का जो टोटल वैल्यूएशन है वो $3 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों अगर भरोसा खुद पे होना तो बड़ी से बड़ी नामुमकिन चीज भी आसानी से मुमकिन हो जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने डिटेल में देखा होगा भारत पे की कंप्लीट केस स्टडी, इनकी जर्नी के बारे में, इनकी बिजनेस मॉडल, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर वीडियो में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में से पूछ लेना। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो ताकि सभी को पता चल सके भारत पे की इस यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, इनकी एक्सक्लूसिव सर्विस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो उसको जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।